वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम बात करेंगे स्टबल बर्निंग पे और इसके साथ क्या पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे पहले स्टबल बर्निंग है क्या, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं और स्टबल बर्निंग को लेके हमारे पास कौन से सोल्यूशन अवेलेबल हैं, उनका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे और लास्ट में बात करेंगे पूसा डिकम्पोजर के बारे में। ये एक नई टेक्निक आई है, देखेंगे कैसे ये स्टबल बर्निंग को खत्म कर पाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टबल बर्निंग है क्या। स्टबल बर्निंग है इंटेंशनली जो रेजिड्यू बच जाता है हमारे खेत में उसको आग लगाना, उसे बोलते हैं स्टबल बर्निंग। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो खेत है वो क्लियर हो जाए अगली फसल को बीजने के लिए। अब जो सीजन चल रहा है ये पैडी की कटाई का सीजन है। पैडी की कटाई के बाद इस खेत को क्लियर करके गेहूं की बिजाई होगी। गेहूं की बिजाई तभी कर सकते हैं जब हमारा खेत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो पैडी के बाद रेजिड्यू बच जाता है उसे फार्मर्स इंटेंशनली आग लगाते हैं ताकि खेत जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो स्टबल बर्निंग के साथ क्या इफेक्ट होता है, जब हम रेजिड्यू को खेत में जलाते हैं तो उसके साथ धुआं पैदा होता है। धुएं से एयर की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। जो ये सीजन है मानसून के बाद रिवर्स मानसून और वेस्टर्लीज चलती हैं, जो हवा पंजाब से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली की तरफ जाती हैं। तो जो हवा खराब होती है हमारी, इसका ज्यादा इफेक्ट दिल्ली में देखा जाता है। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बहुत ही खराब चल रहा है आजकल। दिल्ली की हवा में सांस लेना बहुत ही मुश्किल है और ये सीजन जो है वो थोड़ी थोड़ी फॉग भी होनी शुरू हो गई है और फॉग के साथ मिक्स होकर धुआं स्मोक बन जाता है। और इसके साथ ये और वर्स हो जाता है जब दिवाली और दशहरे पे पटाखे चलते हैं तो उनके धुएं के साथ भी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वर्स में चली जाती है। ये दिल्ली में 17 अक्टूबर को ली गई फोटो है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कितना धुआं है और जो इंडिया गेट है वो ही क्लियर नहीं दिख रहा पास से देखने में। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने में एक फैक्टर है स्टबल बर्निंग, बट इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके साथ दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होती है। जैसे दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनका धुआं है तो एयर क्वालिटी खराब होती है। दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं तो उनसे भी जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो खराब होती है। तो स्टबल बर्निंग एक फैक्टर है जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करता है, बट ये पूरा का पूरा 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है दिल्ली की हवा खराब करने में। गवर्नमेंट ने और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो स्टबल बर्निंग है उस पर बैन लगाया हुआ है। जो भी फार्मर स्टबल बर्निंग करता है उसको फाइन किया जाता है। बट जो फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, वो अपना रेजिड्यू जो खेत में है वो क्यों ना जलाएं, अपना खेत वो क्लियर करेंगे तभी तो अगली फसल जो है वो उसकी बिजाई करेंगे। स्टबल बर्निंग के जो मैकेनाइज्ड सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये कई गवर्नमेंट्स भी प्रमोट करती हैं कि इनका यूज किया जाए और स्टबल बर्निंग को कम किया जाए। इनमें है हैप्पी सीडर है, हेयर एक है, मल्चर है, बेलर है। इनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये है क्या। पहला सोल्यूशन है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर में क्या होता है, सीड डाल देते हैं, गेहूं की फसल के सीड डाल देते हैं और इसको खेत में चला दिया जाता है। इसके साथ क्या होता है, जो पहली फसल है उसका रेजिड्यू क्लियर किए बिना ही जो गेहूं की फसल है उसको बीज दिया जाता है। सेकंड जो हमारे पास सोल्यूशन है वो है हेयर एक। हेयर एक इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसके साथ क्या होता है कि इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और खेत में चलाते हैं और जितना भी रेजिड्यू होता है ये एक साथ इकट्ठा कर देता है, लाइंस बना देता है। थर्ड सोल्यूशन है मल्चर रोटरी, या इसे रोटावेटर भी बोलते हैं। इसको भी ट्रैक्टर के पीछे लगा के खेत में चलाते हैं। ये क्या करता है कि ये जितना भी रेजिड्यू होता है खेत में उसे छोटा छोटा काट देता है जो बाद में मिट्टी में ही मिल जाता है और जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। फोर्थ सोल्यूशन है हमारे पास बेलर। बेलर क्या करता है, जितना भी रेजिड्यू होता है खेत में उसे निकाल के प्रेस करके उसकी गांठ बना देता है। ये स्क्वायर में भी होता है और सर्कुलर फॉर्म में भी होता है। ये जो गांठ बन जाती है बेलर से, ये बाद में गत्ता फैक्ट्री वाले यूज कर लेते हैं गत्ता बनाने में। एक सोल्यूशन तो ये भी है कि जो खेत का रेजिड्यू बच जाता है उससे बिजली भी जनरेट की जा सकती है। बट ये जितने भी सोल्यूशंस हैं इनमें मशीन्स यूज होती हैं, इनमें लेबर यूज होती है। अगर हम इनका एनालिसिस करें तो ये किसान को, फार्मर को बहुत ही महंगे पड़ते हैं। पहली कॉस्ट तो इसमें मशीन की आएगी, जो ट्रैक्टर या मशीन लेनी है तो उसका खर्चा आएगा। सेकंड है ट्रैक्टर चलाने में डीजल की कंजम्पशन होगी, तो डीजल बहुत ही महंगा है आजकल। डीजल की कंजम्पशन में भी ये बहुत महंगा पड़ता है। थर्ड है लेबर चार्जेस, अगर ट्रैक्टर चलाना है तो लेबर भी चाहिए। फोर्थ है स्पेशल ट्रेनिंग, अगर कोई भी नया इक्विपमेंट आया है तो उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ये जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं स्टबल बर्निंग के, ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं। फार्मर्स डिमांड करते हैं कि उनको कोई कैश इंसेंटिव दिया जाए तभी वो इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो उनको बहुत ही महंगा पड़ता है। बट दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने इसका एक चीपेस्ट सोल्यूशन दे दिया है। इसमें क्या है कि बायो डिकम्पोजर कैप्सूल्स बनाए गए हैं। ये 4 कैप्सूल्स का पैकेट है जो 20 रुपए में पड़ता है और 1 एकड़ जो जमीन है उसमें जो स्टबल है उसको डिकम्पोज कर देता है।
ये पूसा डिकम्पोजर है क्या, ये कैप्सूल्स हैं क्या? ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, इन्होंने बनाया है ये कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है ये पानी में और गुड़ के घोल में मिला के जो रेजिड्यू है खेत में उस पर स्प्रे करनी है, जो कि 10 से 12 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ये पूसा डिकम्पोजर काम कैसे करता है ये एक बार देख लेते हैं। किसान को बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, हर घर में गुड़ होता है। 150 ग्राम गुड़ और बेसन की आवश्यकता है और उसको 5 लीटर पानी में उबाल लीजिए। उसके ऊपर की सारी गंदगी निकालकर एक चौड़े बर्तन में गुड़ का घोल डाल दीजिए और उस चौड़े बर्तन में थोड़ा सा बेसन डालिए और फिर आसानी से आप 4 कैप्सूल तोड़ें और उसमें मिला दीजिए। चारों कैप्सूल के खोल भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह मिलाने के बाद आप उसके ऊपर एक हल्का सा कपड़ा लगा दीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर उसके ऊपर एक मलाई आने लग जाएगी और 7वें से 8वें दिन में उसके ऊपर हरे, पीले, काले रंग के दाने दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपका कल्चर जो है तैयार हो गया। इस घोल को चाहें तो हाथ से या किसी अच्छी मथनी से मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पूसा इंस्टीट्यूट का बहुत ही एक बढ़िया रिसर्च वर्क है। अगर इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। बट इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? जब हम फार्मर्स की हेल्प करें। फार्मर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं? पहला तो है कि कैश इंसेंटिव दिया जाए फार्मर्स को। पर एकड़ के हिसाब से फार्मर्स को कैश इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो जो नई टेक्निक है, नया सोल्यूशन है, उसको अडॉप्ट कर पाए। जैसे एमएसपी में कंपोनेंट्स होते हैं, कैश कंपोनेंट होता है, फर्टिलाइजर कंपोनेंट होता है, वैसे ही गवर्नमेंट को एक और कंपोनेंट रखना चाहिए जो एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए होना चाहिए। सेकंड है कि गवर्नमेंट को इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए फार्मर्स तक, ताकि फार्मर्स जो हैं वो इस टेक्निक को अडॉप्ट कर सकें। थर्ड जो है, ट्रेनिंग इंसेंटिव दिए जाने चाहिए फार्मर्स को, ताकि कोई नई चीज सीखनी है अगर फार्मर्स ने तो उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, उनको फ्री ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए। फोर्थ है कि फार्मर्स को पीनलाइज मत करो, उनको फाइन मत करो स्टबल बर्निंग करने पे। उनको सिखाओ कि कैसे नए तरीके आ गए हैं, उनके साथ कैसे आप स्टबल बर्निंग को कम कर सकते हैं और नए तरीके से कैसे आप जो अपनी फसल है उसका रेजिड्यू है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। बट आजकल जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो फार्मर्स की तरफ कम ध्यान दे रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत कम ध्यान दे रही हैं। तो होप हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी बच जाए और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कोई इंसेंटिव मिल जाए ताकि ये स्टबल बर्निंग जो है वो कम हो सके। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।